हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं पी बाई क्यू सीरीज ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। बच्चों, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, कहाँ से नीट क्वेश्चन पूछता है, कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, 1 molar solution that contains 0.5 mole of a solute there is। इसमें आपसे पूछा गया है कि सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, तो आपको पता है कि व्हाट इज द मोलैलिटी। मोलैलिटी अगर मैं देखूं तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वो भी किसमें, इन केजी। ओके, तो अगर मैं देखूं इसमें आपको क्या देखा है, मोलैलिटी दे रखी है 1 मोलर और आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं दैट इज 0.5। अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं कैलकुलेट करूंगी किसमें, केजी में, तो कितना आ गया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 0.5 केजी। अगर मैं इसे ग्राम में चेंज करूंगी तो दैट इज 500 ग्राम। ओके, तो 500 ग्राम मींस बी विल बी योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is dependent on temperature? ठीक है, कौन सा जो आपके डिफरेंट जो कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है उसमें से कौन सा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो अगर मैं देखूं मोलैरिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ये होता है बेटा नंबर ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, मतलब मोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब मोलैरिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन देखूं, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो टोटल मतलब अगर मेरे को सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये रेशो हो गया, इसलिए ये डिपेंड नहीं कर रहा। वेट परसेंटेज का मतलब क्या है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर भी वेट आ रहा है, इसका मतलब इट इज दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the mole fraction of the solute in 1 molar aqueous solution? क्या पूछा है हमें मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी कितनी है, 1 मोलल बोलते हैं। चलिए, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, तो दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन weight upon molar mass of solvent। m is molar mass of solvent। ओके, तो ये आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हो तो यू विल गेट इजीली आंसर। ठीक है, तो आपको मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन वाला फॉर्मूला लर्न करना है। तो अगर मुझे दे रखा है तो 1 मोलर, मेरे को मोलैलिटी गिवन है। अच्छा, एक्स सॉल्यूट, अगर मैं देखूं एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, इसका टोटल सम कितना होता है, 1। तो मैं एक्स सॉल्यूट की जगह एक्स रख दूं और मैं एक्स सॉल्वेंट की जगह 1 माइनस एक्स रख दूं। ठीक है, इनटू 1000। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है हमें, तो मोलर मास हमें क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, तो वाटर का मोलर मास होता है 18। ठीक है, तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 माइनस 18x इज इक्वल्स टू
1000, ये आपका x आप थोड़ा सा इसे चेंज कर लीजिए, ठीक है, तो जिससे मल्टीप्लाई और इनमें डिफरेंस आए, तो ये हो गया 1000 इंटू एक्स, ये हो गया बेटा आपका, ये आ गया आपका 18 इज इक्वल्स टू 1018 एक्स, तो x इज इक्वल्स टू आ गया आपका कितना 18 अपॉन 1018, मीन्स ये अगर आप इसको डिवाइड देंगे तो आपका देख रहे हैं आप, तो 18 मतलब अगर 1 पॉइंट समथिंग से, तो ये आपका 17 अप्रोक्स आएगा, तो अगर 1000 से और डिवाइड देके तो आएगा आपका 0.017 इज योर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा सोल्यूट का, दैट इज 0.0177 योर आंसर, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसंट्रेशन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% वेट बाई वेट, ठीक है, तो ये आपको 98% वेट बाई वेट गिवन है, W बाई W, ठीक है, तो वेट बाई वेट परसेंट का मतलब होता है कि वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 98 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये आपको गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ, और डेंसिटी गिवन है ऑफ सोल्यूशन की, दैट इज 1.80 ग्राम पर ml, ठीक है, आप वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1, ओके, दूसरा आपको वॉल्यूम गिवन है V2, दैट इज कितना है वॉल्यूम टू मेक 1 लीटर, मतलब 1 लीटर को लीटर में ले लीजिए, 1 लीटर है, इसको लीटर ही चेंज रहने दीजिए, दैट इज 1 लीटर, और M2 जो मोलैरिटी गिवन है, M2 इज 0.1 मोलर, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड वेट बाई वेट दे रखा है आपको, हैज अ डेंसिटी ऑफ, तो आप अगर आपसे कोई M1 निकालने को बोले, M1, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हो, क्या फॉर्मूला है वो, परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो अगर मैं M1 निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा है, दैट इज 98 इंटू डेंसिटी मुझे गिवन है, दैट इज 1.8 और इंटू 10, और आपका अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर आप देखोगे, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, उसका अगर मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 98, इसका मतलब M1 आ गया आपका, दैट इज 18 मोलर आपका M1 आ गया, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये डाइल्यूट कर रहा है, मतलब डाइल्यूशन लॉ लग जाएगा, दैट इज M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, तो M1 की वैल्यू आपकी निकल आई, दैट इज 18, ठीक है, पुट द वैल्यू, आपको V1 कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू M2 के वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 0.1 और वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, मीन्स अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे V1 इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 18, और आपको क्योंकि ये किस में आएगा आपका लीटर में, और आपको अगर इसे ml में चेंज करना है तो यू शुड मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 18, मतलब V1 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 18 मीन्स 5.5 ml, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, दैट इज 5.5 ml, ओके, तो आपको क्या करना है, पहले ये आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है तो M1 कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम गिवन है और आपसे पूछा है डाइल्यूशन लॉ लगा के आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, दैट इज 5.5 ml, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH solution is mixed with another 3 liter of 0.5 molar NaOH solution. Find out the molarity of resultant solution. देखिए
कभी भी आपको एसिड में एसिड मिला दिया जाए या बेस में बेस मिला दिया जाए या फिर सेम जो आयंस वाले हैं उनको सेम आयंस वाले सॉल्ट मिला दिया जाए, तो उनका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, अगर मैं देखूं तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको दो है, 2 को मिक्स किया जा रहा है, अगर एक से ज्यादा होंगे तो उनको 3 कर देंगे, ठीक है। अगर 3 होंगे तो 3 को मिक्स कर देंगे, देन M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2। अच्छा, हाँ दूसरी बात हमने ये बोला है कभी भी एसिड के साथ बेस मिल रहा हो तब ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखिए सेम नेचर का होगा तभी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यू कैन पुट द वैल्यू, M1 गिवन है कितना है 1 मोलर और आपका वॉल्यूम गिवन है दैट इज 2.5 प्लस M2 गिवन है दैट इज 0.5 और वॉल्यूम गिवन है दैट इज 3 और टोटल वॉल्यूम दैट इज 2.5 प्लस 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2.5 और ये 1.5 मतलब 4 अपॉन 5.5। ओके, तो ये आपका हो गया 40 अपॉन 55 मतलब ये आ गया आपका 8 और ये आ गया आपका 11। ठीक है, तो आपका आ गया 0.73 विल बी योर आंसर। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी दैट इज 0.7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। डाइबेसिक का मतलब क्या है, डाइबेसिक मतलब होता है कि एन फैक्टर वो कितने H प्लस दे रहा है 2H प्लस, मतलब एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर हो गया 2 और उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इज 200 ग्राम पर मोल। should be present in 100 ml of aqueous solution, मतलब volume of solution is equals to 100 ml और नॉर्मेलिटी गिवन है, स्ट्रेंथ मतलब नॉर्मेलिटी दैट इज 0.1 नॉर्मल। ओके, तो आपको पता है कि अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट को मैं WB लिख रही हूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 200 इंटू 1000 अपॉन आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 100 ml इंटू एन फैक्टर कितना है आपका 2 और नॉर्मेलिटी की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.1। तो WB आपको कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है 200 इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू 2। ठीक है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 रिमेनिंग है अभी आपका, तो 10 और यहाँ पर हो गया 0.1, तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक एसिड का मतलब है कि वो कितने H प्लस दे रहा है, तो एन फैक्टर इसके लिए कितना हो गया 2। अब ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 200 और बोल रहा है 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml और नॉर्मेलिटी गिवन है दैट इज 0.1 नॉर्मल। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू एन फैक्टर।
हम इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। 0.1 वेट ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास आपको दे रखा है, दैट इज 200, 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 इंटू एन फैक्टर इज 2। ये हो गया आपका। तो यहां से आपका तो वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10, दैट इज 1 ग्राम। तो सी विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the molarity of H2SO4 solution that has density is 1.84 gram at 35 degree centigrade and contains 98% by weight? देखिए, इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है कि मोलैरिटी कभी भी आपसे पूछा हो, ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया परसेंटेज आपको गिवन है, दैट इज 98 इंटू डेंसिटी आपके पास है 1.84, 10 अपॉन मोलर मास आपको पता है 98 होता है H2SO4 का, सो ये आ गया आपका 18.4 मोलर। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है। मोलर और कैपिटल एम भी दोनों इसकी यूनिट होती हैं, मोल पर लीटर भी होती है, सो ए विल बी योर आंसर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ 2 मोलर CH3OH? तो देखिए आपको मोलैरिटी गिवन है, कितनी है, 2 मोलर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है दैट इज 150 ml, और आपसे पूछा है कि वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, जिसे मैं WB से लिख रही हूं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज MB 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला है। पुट द वैल्यू, मोलैरिटी आपको 2 गिवन है, वेट ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास अगर आप देखेंगे तो CH3OH का, तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 प्लस 16 मीन्स 32। ये हो गया आपका मिथेनॉल का मोलर मास दैट इज 32 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 150। ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये हो गया 64, 32 इंटू 2, ये हो गया इंटू 15 अपॉन 100, ये हो गया आपका वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया 64 और इसको आपको कैलकुलेट करेंगे तो 960 और 100 से डिवाइड दे देंगे तो ये हो गया आपका 9.6 ग्राम। ठीक है, तो 9.6 आप इसका वेट हो जाएगा, 9.6 ग्राम इसका वेट होगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है और सिंपल आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन हैज 1:4 मोल रेशो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। ओके, तो मैंने मान लिया कि अगर रेशो है तो मैंने पेंटेन को ले लिया A, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो गए 1, और मैंने हेक्सेन को ले लिया B, तो ये हो गया 4। तो X से अगर मैं निकालूं तो Na अपॉन Na प्लस NB, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 1 प्लस 4, मतलब आ गया 1 अपॉन 5। और इसी तरह से अगर मैं एक्स भी निकालूं, हेक्सेन का मोल फ्रैक्शन निकालूं, तो दैट इज NB अपॉन Na प्लस NB मीन्स 4, और ये हो गया 1 प्लस 4 दैट इज 4 अपॉन 5।
ये मोल फ्रैक्शन आ गया ऑफ पेंटेन और हेक्सेन। ए लिया है मैंने पेंटेन और बी लिया है हेक्सेन। अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं तो क्या फॉर्मूला होता है, पी नॉट ए, मतलब जो प्योर प्रेशर है, जो प्योर पार्शियल प्रेशर है ऑफ पेंटेन इनटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ध्यान रखिए मैंने ए को पेंटेन लिया है और बी को हेक्सेन लिया है, तो P इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P नॉट ए आपको दे रखा है प्रेशर दैट इज 440 mm ऑफ Hg इनटू आपको x से आ गई है वैल्यू दैट इज 1/5 प्लस P नॉट बी कितना गिवन है, देखिए उसका पार्शियल प्रेशर प्योर हेक्सेन का दे रखा है 120 और एक्स भी गिवन है आपके पास कितना 4/5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 88 और यहां से आ गया आपका, ये हो गया आपका 96 और 88 प्लस 96 दैट इज 184 आपका टोटल प्रेशर आ गया जो हेक्सेन और पेंटेन के वजह से। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये ध्यान रखिए जो XA और XB है ये इन लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है। आपसे पूछा गया है वेपर फेज में, तो वेपर फेज के लिए मैं मोल फ्रैक्शन को Y कंसीडर कर ले रही हूँ, Y ले रही हूँ, और पेंटेन के लिए दैट इज A सबस्क्रिप्ट में लिया है मैंने, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P नॉट ए XA अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, तो P नॉट ए कितनी वैल्यू है दैट इज 440 इंटू 1/5 अपॉन टोटल प्रेशर दैट इज 184। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 88, मतलब 88 अपॉन 184। देखिए 80 के अगर आप 90 का देखेंगे तो 90 से कितनी बार, अगर इसमें 88 को 90 कंसीडर कर लूं और ये 180, तो ये 2 टाइम्स जो है वो 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स होता है 180। 90 को अगर मैं, तो आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्स लेके चलेंगे तभी आपका आंसर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 पॉइंट कुछ थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 1/2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 5 से आपकी वैल्यू जो है वो कम आएगी, मतलब योर आंसर इज 0.478। ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेशन करनी है आपको। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि वेपर प्रेशर मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर्स फॉर्म में कितना होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट यू पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका इसमें आंसर हो गया डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिक्सचर विच शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। देखिए पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव उन्हें कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो पहले आपका कोई एक मतलब सोल्यूट था या एक सोल्यूट था और एंड उसको मैंने ले लिया AA, जैसे मैंने इथेनॉल को मान लिया AA सोल्यूट। ठीक है, और दूसरा है BB, एसीटोन को मान लिया BB। जब इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया AB। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा कि पहले ये था, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन जब मिक्स किया तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गई, वीक हो गए। अगर वीक हो गए तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब टोटल प्रेशर जो होगा वो आपका PA प्लस PB से वो ज्यादा हो जाएगा अगर आपने मिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया। ये मैंने बताया कि अगर दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब वो इंडिविजुअल थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, लेकिन जब वो मिक्स किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं फर्स्ट ऑप्शन में इथेनॉल है और एसीटोन है, हमें पता है
कि इथेनॉल कौन सी बॉन्डिंग करता है, इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एसीटोन अपने आप में जो करता है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन करता है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब दोनों को डाइपोल डाइपोल, इसमें लिख दे रहे हैं डाइपोल डाइपोल, ठीक है, तो अगर हमने दोनों को मिला दिया तो क्या होगा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। मतलब अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। इसका मतलब तो पहले के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे जब वो इंडिविजुअल थे तब ज्यादा थे, वजह है जब दोनों को मिक्स कर दिया। तो इस टाइप के डेविएशन को कहते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन, मींस ए विल बी योर आंसर। उसी तरह से अगर मैं बेंजीन और टॉलिन देखूं, बेंजीन और टॉलिन दोनों का सेम नेचर है, इनको चाहे आप अलग अलग रखिए चाहे आप दोनों को मिक्स कर दीजिए, इनमें कोई डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पहले और आफ्टर मिक्सिंग दोनों में सेम होते हैं। तो इसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अगर मैं देखूं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, अगर मैं देखूं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, CH, Cl3, तो ये अलग अलग अगर हम देख रहे हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाएंगे, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो ये क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं आफ्टर मिक्सिंग। तो ये क्या शो करता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म किसका एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का है। क्लोरोईथेन और ब्रोमोईथेन दोनों का सेम नेचर है, मतलब ये भी किसका एग्जांपल हो गया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आपका आंसर जैसा मैं पहले बता चुकी हूं ए ही आपका ऑप्शन है और ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, मैंने अभी बताया आपको कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जब सेम नेचर के जिनमें सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग के बाद भी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता, ना तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ना वीक होता, ठीक है, तो वो एज इट इज रहता है, तो उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा तो ना तो हीट रिलीज होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो। ना तो वॉल्यूम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज इट इज रह रहा है, तो ना वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ये भी क्या हो गया, जीरो। हम क्या देख रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी, किसी भी मिक्सिंग में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा तो हमेशा मिक्सिंग के बाद क्या होगी, आपकी जो एंट्रोपी है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं डेल्टा जी की बात करूं, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। अगर आप कोई चीज मिक्स कर रहे हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, मतलब डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो ये होता है आपका आइडियल में। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, आइडियल में पूछा है डेल्टा जी मिक्सिंग जीरो, रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होनी चाहिए, ये भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ये आपका रॉन्ग है बिकॉज इट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग एच इज इक्वल्स टू जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यस दिस इज करेक्ट। ओके, तो आपको आइडियल नॉन आइडियल बहुत अच्छे से कर लेना है फॉर नीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट regarding a solution of two components A and B exhibiting positive deviation from ideal behavior। मैंने आपको बताया कि आइडियल बिहेवियर कब बोलेंगे, जब आपने मिक्स किया तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए। मतलब अगर मेरा एक सोल्यूट A है, ठीक है, एंड B भी है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ये इंडिविजुअल थे तो इनका स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब मिक्स करा तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो जाए, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो ये बोल रहा है आपको, सॉरी ये आपसे पूछ रहा है, हाँ
ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा बजाय ए बी के। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। डेल्टा एच, ये तो आपका आइडियल हो गया। ठीक है, तो ये नहीं क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन का पूछा है। डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0, ये भी गलत है क्योंकि ये भी आइडियल के लिए हो गया। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी आर इक्वल टू दोज, ये भी आपका आइडियल शो कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A solution containing components A and B follows Raoult's law। ठीक है, अगर कोई Raoult's law को फॉलो कर रहा है, कोई सॉल्यूशन Raoult's law को फॉलो कर रहा है, मतलब Raoult's law को जो फॉलो कर रहा है उस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? जो ए के बीच में जो इंटरेक्शन है एंड बी बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो दोनों को मिक्स करने के बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल रहेगा, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। ये बोल रहा है ए बी अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए बी बी, ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन, कोई भी चीज नहीं होगा। ठीक है, ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी बी। ठीक है, तो यही है आपका आंसर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नो। ठीक है, तो आपसे रॉल्ट्स लॉ के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो इंडिविजुअल और मिक्स करने के बाद सेम रहेंगे, मींस सी विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF आपको गिवन है फॉर बेंजीन। ध्यान रखिए हर एक सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू डिफरेंट होती है, डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। 5.1 केल्विन kg पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये आपसे पूछ रहा है डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एंड मोलैलिटी इज गिवन दैट इज 0.078 containing a non-electrolyte solute in benzene is, तो डेल्टा TF पूछ रहा है, इसका मतलब यू पुट द वैल्यू डेल्टा TF, ठीक है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब I की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये हो गया आपका, तो मैं I को नहीं रख रही, दैट इज KF इंटू M। तो आपके पास KF की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5.12 इंटू 0.078। ठीक है, मतलब ये आपका 5 मतलब 0.4 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0.4। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 0.4 केल्विन जो है। ध्यान रखिए जब भी आपका डेल्टा का वर्ड आएगा तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, 0.14 0.4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यही आपसे पूछा है, मींस सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल। देखिए मोलैलिटी को क्या कर दिया रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके, KF का पूछा है, अगर मोलैलिटी को डबल कर दिया, अगर मोलैलिटी को डबल कर दिया तो KF पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो अफेक्ट होगा, क्या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान रखिए इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट है। तो ये डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू डिफरेंट होती है, मतलब मोलैलिटी को डबल करने पे, डाइल्यूट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका KF केवल सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, वाटर के लिए अलग होगा KF की वैल्यू, बेंजीन के लिए अलग होगी, तो ये रिमेन अनचेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Okay, at 100 degree centigrade, the vapor pressure of solution of 6.5 gram solute in 100 gram of water is 732 mm. If Kb is equals to 0.5 to the boiling point of the solution is, देखिए तो आपको इसमें सबसे पहले मैं गिवन लिख ले रही हूँ, that is T not B, that is vapor
boiling point of pure solvent is 100 degree centigrade. Weight of solute, which is represented by WB, is equals to 6.5 gram. Weight of solvent is 100 ग्राम. और आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है गिवन है दैट इज 732 ग्राम, सॉरी 732 mm ऑफ Hg. ठीक है, आपको पता है कि वेपर प्रेशर हम इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो वेपर प्रेशर होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है. दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. तो अगर मैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगाऊं दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, मैं डाइल्यूटेड फॉर्म में अज्यूम कर ले रही हूँ, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब NB अपॉन Na प्लस NB. ठीक है, लेकिन मैं Na को सॉरी NB को विद रेस्पेक्ट टू Na इधर निग्लेक्ट कर दे रही हूँ. तो मैं इसको जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को आप इस तरह से लिख लीजिएगा. ठीक है, चलिए तो आप इसमें वैल्यू रखिए. पी नॉट आपको पता है कितना होता है, दैट इज 760 माइनस आपका ये दे रखा है दैट इज 732 अपॉन 760 इज इक्वल टू NB. आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हालांकि आपको वेट गिवन है लेकिन मोलर मास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये कितना हो गया 100 अपॉन 18. ठीक है, तो 18 को मैं ऊपर ले जा. चलिए तो ये हो गया आपका 28 अपॉन 760 इज इक्वल टू NB इंटू 18 अपॉन 100. ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. तो ये हो गया आपका, अगर मैं इसको कैंसिल करूं 2 से, हो गया 38 और ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 19. तो आपका NB इज इक्वल टू आ गया, NB इज इक्वल टू 70 अपॉन 19 टू 80. ठीक है, 17 अपॉन 90 अपॉन 18. ठीक है, ये आ गया आपका NB की वैल्यू. ठीक है, NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अगर हम देखें कि NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो अगर मैं देखूं कि डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है KB इंटू M. ठीक है, तो डेल्टा TB मतलब TB माइनस T नॉट B. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. KB गिवन है आपको 0.52. अगर मैं मोलालिटी रखूं तो मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम टू 1000. ठीक है, तो TB मुझे निकालना है, TB कैलकुलेट करना है, दैट इज 100 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 70, क्या आ गया आपका 70 अपॉन 19 इंटू 18 और ये आ गया आपका, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100. ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपका 100 और यहां से हमने, ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 गया 17. ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 80 210 मतलब ये आपका 8 1 से ये 1 कैंसिल, ये आ गया आपका 21 डिवाइडेड बाय 18 मतलब ये अप्रोक्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग मतलब TB कितना हो गया, TB इज इक्वल टू 100. ठीक है, 1 प्लस यहाँ से ये 100 चला गया तो दैट इज 101. ये अप्रोक्स आपका 101 आएगा.
ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगाना है, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के ये आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कराया है, दैट इज 101 डिग्री सेंटीग्रेड। सो सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपके पास, दैट इज 200 ml of a protein contains 1.26, मतलब weight of solute given है that is 1.26. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin, ठीक है। तो पाई that is osmotic pressure आपके पास given है is equals to 2.57 into 10 to power -3 बार, यूनिट आपकी बार में गिवन है। और ये बोल रहा है कि द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन विल बी, मतलब वो MB दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, CRT, C वेयर C इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, पाई की वैल्यू रखी आपने दैट इज 2.57 इंटू 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू C, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, C होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू R इनटू T। ओके, तो यहाँ पर हो गया 2.57 इंटू 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है आपके पास 1.26 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है इनटू वॉल्यूम दैट इज 200। आर की वैल्यू आपको 0.083 लीटर बार दे रखी है, आप इसको अप्रॉक्स में कैलकुलेशन के लिए 0.08 ले लीजिए एंड 300, ठीक है। अब आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है, तो आपने इसको ले लिया 2, ठीक है, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 100, ठीक है, ये हो गया आपका 100। और यहाँ पर जब आप ये 20 से ये 20 गए, ठीक है, 2 से ये 2 गया, सॉरी 2 और 2 ये हो गया आपका 4 टाइम्स, ये 4 हो गया, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये आ गया अभी तक आपका, और यहाँ पे कितना बचा आपका 100, तो आपका ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आ गया आपका MB इज इक्वल टू 6, ये आपका 6 बचा है दैट इज 6 इंटू 10 और अपॉन 10 टू पावर -3। मतलब मैंने देखिए अप्रोक्स कैलकुलेशन ली है, आपके 4 आंसर इस तरह से दे रखे होते हैं कि आप अप्रोक्स में आंसर निकालिए तो आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आ गया आपका MB इज इक्वल टू 6000, अप्रोक्स 6000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 6000 U या 6000 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अप्रोक्स आपको दिख ही रहा है कि 6 में आपका डी ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपको हमेशा अप्रोक्स वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है, वैसे आपको वैल्यू इसी तरीके की दे रखी होंगी जिससे आप अप्रोक्स में आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। During osmosis, flow of water through a semi-permeable membrane is. ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर मेरे पास 2 कंसंट्रेशन के यहाँ पे मतलब सॉल्यूशन है C1 और C2 और इसका कंसंट्रेशन क्या है, ये लोअर कंसंट्रेशन का है और ये आपका हायर कंसंट्रेशन का है, ठीक है। तो these are separated by semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane ऐसी membrane होती है जिससे solvent molecules केवल पास कर सकते हैं, ठीक है, solute particles पास नहीं कर सकते। तो osmosis में हमेशा lower concentration to higher concentration जो है वो solvent का flow होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है from solution having lower concentration only, yes, ठीक है। तो flow of water कहाँ से कहाँ पे होता है, मतलब solvent का flow from lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A solution of urea boils at 100.18 degree centigrade and the atmospheric pressure at the atmospheric pressure if Kf and Kb for water are, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, देखिए पहले तो आपको Tb बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बॉइल्स एट, मतलब Tb दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, ठीक है। Kf और Kb की भी वैल्यू गिवन है, Kf की वैल्यू है 1.86 और Kb की वैल्यू है 0.52। अगर गिवन नहीं है तो भी आपको, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो आपको Kf और Kb की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए, तो अगर मैं डेल्टा Tb देखूं, मतलब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज Kb इंटू m, ठीक है। मोलैलिटी सेम होगी, ठीक है, सेम होगी, तो और डेल्टा Tf क्या होगा, इज इक्वल टू Kf इंटू m, ठीक है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा डेल्टा Tb अपॉन डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kb अपॉन K, ठीक है। तो आपको पता है डेल्टा Tb क्या होगा, डेल्टा Tb दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू Tb माइनस T नॉट B, ठीक है। मतलब Tb आपको गिवन है दैट इज 100.18 माइनस, अगर आपका प्योर वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना होता है, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका डेल्टा Tb आ गया कितना 0.18, ठीक है। तो आपको डेल्टा Tb की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 0.18, और आपसे डेल्टा Tf आप कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kb आपको गिवन है, कितना है Kb 0.512 और Kf गिवन है दैट इज 1.86, ठीक है। तो डेल्टा Tf क्या हो गया, डेल्टा Tf आ गया आपका 0.18 इंटू 1.86 अपॉन 0.512, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा Tf इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 3, ठीक है, और ये हो गया आपका लगभग, मतलब अगर मैं 6 मान लूं तो ये 0.6, तो ये आ गया आपका डेल्टा Tf आ गया आपका कितना 0.65, ठीक है, अप्रोक्स 65 आ गया 0.65। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि द अबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, मतलब आपसे क्या पूछा है कि T नॉट F माइनस Tf, आपसे Tf पूछा है दैट इज 0.65, और आपको पता है T नॉट F क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया है, तो दैट इज 0 माइनस Tf इज इक्वल टू 0.65, तो ये आपका आ गया Tf इज इक्वल टू 0.65, ठीक है, इनफैक्ट माइनस में, ठीक है, माइनस में वैल्यू आएगी क्योंकि 0 में से आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया माइनस 0.65, ठीक है, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी योर आंसर, माइनस 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड विल योर आंसर, ठीक है। तो इजी कैलकुलेशन है, इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ओके। तो आपसे कौन कौन सॉल्यूट लिए गए हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज, ठीक है, 10 ग्राम यूरिया लिया है एंड 10 ग्राम क्या लिया है, सुक्रोज। सुक्रोज मतलब इनवर्ट शुगर, मतलब इट इज अ डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
तो 10 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, दैट इज 180। देखिए इन तीनों के आपको मॉलिक्यूलर वेट टिप्स पर होने चाहिए। ग्लूकोज का 180, यूरिया का 60 एंड सुक्रोज का 342। ठीक है, तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना चाहूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10/180, क्योंकि जो गिवन वेट है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो 10/60, ठीक है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। उसी तरह से मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, ठीक है, दैट इज C12H22O11, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं नंबर ऑफ मोल्स को, दैट इज 10/342। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट भी नहीं करते तो आपने देखा है कि डिनोमिनेटर आपका सेम है, सॉरी न्यूमरेटर आपका सेम है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा किसके होंगे, यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होंगे, देन आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे ग्लूकोज के, फिर होंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं देखूं ये क्या पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यूरिया के सबसे नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा है तो यूरिया का प्रेशर कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज P2। ठीक है, और आपका सुक्रोज फिर किसके हैं, ग्लूकोज के, तो वो कितना है बेटा, ग्लूकोज का है P1, तो P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, और P1 जो है वो और सुक्रोज का कितना है, दैट इज P3। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यूरिया का P2, ग्लूकोज का P1 और सुक्रोज का P3। तो ये ऑप्शन आपको दे रखा है P2, P1 एंड P3। तो A विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे द want of factor for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte, ध्यान रखिए अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स जितना डिसोशिएट होगा उतना ही आई की वैल्यू होगी, उतनी ही want of factor की वैल्यू होगी। तो किसके लिए पूछ रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब BaOH का होल ट्वाइस। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोशिएट होंगे, दैट इज Ba2 प्लस 2OH माइनस, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, दैट इज N इज इक्वल्स टू 1 और ये 2, दैट इज 1 + 2 दैट इज 3। तो I की वैल्यू भी कितनी हो गई, 3। ठीक है, अगर उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला है तो N की वैल्यू, जो I की वैल्यू जो है वो हमेशा N की वैल्यू के इक्वल होगी, कि जितने मोल्स डिसोशिएट हो रहे होंगे, जितना नंबर डिसोशिएट हो रहे होंगे उसी के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल kg पर kg सॉल्यूशन ऑफ X। ठीक है, कोई सॉल्यूशन X है जिसकी मोलैलिटी गिवन है, दैट इज 0.2 मोलर लिख ले रही हूं मैं, मोल पर kg। सॉल्यूशन इन वाटर इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इज ग्रेटर देन मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है X का, इज ग्रेटर देन द इक्विमोलर, ठीक है, इज ग्रेटर देन द इक्विमोलर ऑफ सॉल्यूशन Y, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो X का ज्यादा है Y से, जबकि इसके इक्वल मोल मतलब इक्विमोलर सॉल्यूशन है, मतलब Y का भी कितनी मोलैलिटी है, 0.2 मोलर। तो ध्यान रखिए कि अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वांट ऑफ फैक्टर किसमें इंक्रीज होता है, वांट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 फॉर द डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट फॉर द डिसोसिएशन, तो बॉइलिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब वो डिसोशिएट ज्यादा हो रहा होगा, मतलब X जो है वो ज्यादा डिसोशिएट हो रहा होगा इन कंपैरिजन टू Y। सो
कोई ऐसा ऑप्शन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ x इज लेस देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ y, ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। y इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, नहीं जी, x अंडरगोइंग डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये C आपको ऑप्शन दे रखा है, x इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर, ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका क्या होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा, मतलब I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर aqueous solution which one will exhibit the largest freezing point depression, ठीक है। तो आपको इस सबकी मोलालिटी कितनी दे रखी है, KCl C6H12 that is glucose, aluminium sulfate और K2SO4। तो अगर मैं इनका कंप्लीट डिसोसिएशन मान लूं, मैं अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका 100 मान लूं, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई K प्लस और Cl माइनस, मतलब ये 2 में डिसोशिएट होगा। इसकी I की वैल्यू ग्लूकोज नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोशिएट, तो इसकी 1 हो जाएगी I की वैल्यू। ये क्या होगा Al2, ये जो Al2SO4 है वो किस में ब्रेक होगा, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, मतलब इसके 2 और इसके 3 आइंस, मतलब 5। और K2SO4 अगर मैं देखूं तो 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो इसका कितना हो गया 3। तो देख रहे हैं आप कि I की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, Al2SO4 के लिए, Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए ज्यादा है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन दैट इज डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो डेल्टा TF की वैल्यू भी किसके लिए ज्यादा होगी, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए डेल्टा TF की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यही आपसे पूछा गया है, तो C विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, द वांट ऑफ फैक्टर I फॉर अ कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट इज रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखिए, वांट ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है तो ये जो सॉल्यूट है नाइदर डिसोशिएट और नॉर एसोशिएट, ना उसका डिसोशिएशन हो रहा है और ना एसोसिएशन हो रहा है। अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसे बोलते हैं हम डिसोशिएशन, वो सॉल्यूट जो है वो डिसोशिएशन में जा रहा है। अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम बोलते हैं वो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएशन में जा रहा है। तो यही पूछ रहा है वो कि डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट मतलब ग्रेटर देन 1 एंड एसोसिएशन के लिए लेस देन 1, सो सी विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the qualitative properties of a solution, which one is the best method for determination of molecular weight of proteins? ध्यान रखिए, आपके जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी आपके मेथड्स हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जितनी भी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे बेस्ट मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तो ये एक्यूरेट जो है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करता है, दूसरा इसके लिए कोई हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें हीटिंग की जरूरत पड़ेगी जो हमारी प्रोटीन है वो डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।